हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला अपने छोटे से घर में अपनी बहू नेहा और बेटे नील के साथ रहा करती थी। कमला के बेटे की शादी को 6 साल हो गए थे, पर अब तक उसकी बहू की गोद नहीं भरी थी, जिस वजह से कमला अपनी बहू से थोड़ी खफा खफा रहती थी। ऐसे ही एक दिन कमला अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी कमला की पड़ोसन विमला अपने हाथों में मिठाई का एक डब्बा लिया आती है और कमला को मिठाई खिलाते हुए कहती है, कमला बहन ले मिठाई खा। अरे पर तू ये मिठाई मुझे क्यों खिला रही है? मेरी बहू को लड़का हुआ है, लड़का। अभी 1 साल पहले शादी हुई थी और भगवान की कृपा से मेरी बहू को एक लड़का हो गया। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। हाँ, वैसे कमला तेरी बहू को भी तो पूरे 6 साल हो गए ना शादी को, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरा मतलब है अभी तक बच्चों ने कुछ सोचा नहीं क्या बच्चे के बारे में। हाँ हो तो गए हैं, पर तू तो आजकल के बच्चों को जानती ही है ना, उनको आज के टाइम पर इतनी जल्दी बच्चा कहाँ ही चाहिए होता है। अगर उन्हें बच्चे के लिए बोलो तो बोलते हैं अभी तो हम खुद बच्चे हैं। हाँ ये बात है, पर मेरी बहू की ऐसी सोच नहीं है। खैर मैं बहुत खुश हूँ। वो मैं ये मिठाई का डब्बा यहीं छोड़कर जा रही हूँ, तू बहू को भी मिठाई खिला देना। इतना बोलकर कमला तो वहाँ से चली जाती है, पर कमला को आज बहुत बुरा लगा था। और उसे बुरा लगता भी क्यों ना, आखिर उसकी पड़ोसन ने उसे ताने जो मारे थे। कमला उस मिठाई को देखकर मुंह बनाते हुए खुद से बोलती है, हाँ, आई बड़ी मुझे मिठाई खिलाने वाली। कमला उस मिठाई को देखकर तरह तरह से मुंह बनाने लगती है। और थोड़ी देर बाद अब नेहा अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी आपकी चाय। बहू मेरी चाय तो तू समय समय पर लाती है, पर इस घर का वारिस कब लाएगी? पहले तो तूने शादी के 3 साल कह दिया कि अभी मुझे और नील को बच्चा नहीं चाहिए, पर अब तुम दोनों की शादी को 6 साल हो चुके हैं। अब इसमें तू क्या कहेगी? क्या अब भी तुझे बच्चा नहीं चाहिए? तू माँ ही नहीं बन सकती? कमला की ऐसी बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आती हैं और वो बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब नील घर आता है तो वो देखता है कि हमेशा की तरह आज भी नेहा उदास अपने कमरे में बैठी है। क्या हुआ नेहा, आज तुम उदास बैठी हो? माँ ने आज भी तुम्हें कुछ कहा क्या? नील जी, इनमें माँ की कोई गलती नहीं है। हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और अब तक मैं उनको उनके घर का वारिस नहीं दे सकी। अब ऐसे में माँ का मुझसे नाराज होना तो जायज है ना। नेहा, माँ को भी समझना चाहिए कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तुम रुको, मैं अभी जाके माँ से बात करता हूँ। नहीं नील जी, आप माँ जी को कुछ नहीं कहेंगे। मैं माँ जी की हालत समझ सकती हूँ। आपको मेरी कसम है, अगर आपने इस बारे में उनसे बात की तो। नेहा के कहने पर नील अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। अब इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन नेहा के घर में उसकी चाची सास आती है, जो अपनी बहन कमला से कहती है, दीदी मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारे बेटे की शादी को इतने साल हो गए, पर अब तक तुम्हारी बहू इस घर के वारिस को जन्म ना दे सकी। मेरी मानो तो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो। क्या पता दूसरी बीवी के आने के बाद इस घर में खुशियाँ आ जाए। छोटी तो बिल्कुल सही कह रही है। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। आखिर नील इस घर का इकलौता वारिस है। अगर उसकी कोई औलाद नहीं होगी तो हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा ना। कमला की देवरानी कहीं ना कहीं कमला के कानों को भर कर चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कमला अपनी बहू के पास अपने कमरे में आती है और कहती है, बहू तू क्या कर रही है? अरे माँ जी, आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती आपके पास। नहीं नहीं, कोई काम नहीं था मुझे तुझसे। बस मैं तो तुझसे यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आई थी। जी माँ जी कहिए। देख नेहा, मैं भी एक माँ होने के साथ साथ एक औरत हूँ और ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुझे माँ बनने की कितनी चाह है। सच बताना, तू बच्चा करना नहीं चाह रही या तुझे बच्चा हो नहीं रहा है? माँ जी, ना तो मुझ में कमी है और ना ही नील जी में, पर पता नहीं हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। देख बहू, तू मुझे गलत मत समझना, पर मैं कब तक जिंदा हूँ कब तक नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। मेरी एक टांग कब्र में लटकी हुई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं अपने घर में बच्चे की किलकारियाँ सुनना चाहती हूँ। पर माँ जी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तू माँ नहीं बन सकती, पर कोई और औरत तो माँ बना सकती है ना। मतलब ये कि बहू, मैं नील की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। बहू प्लीज मना मत करना,
मैंने आज से पहले कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, और बहू भले ही वो इस घर की दूसरी बहू और तेरी सौतन बनेगी, और इस घर में तेरा दर्जा बड़ी बहू, यानी जो अब तक तेरा दर्जा है ना, वही दर्जा बाद में भी रहेगा। कमला ने आज से पहले अपनी बहू से कुछ नहीं मांगा था और आज उसने उससे इतनी बड़ी चीज मांग ली। नेहा अपनी सास को मना नहीं कर पाई और अपने दिल पर पत्थर रखकर वो अपने ही पति की दूसरी शादी के लिए मान जाती है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया? माँ की क्या गलती है नील जी, कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है। नेहा, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। नील की शादी सुहानी नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी के बाद सुहानी घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। कमला भी अपनी बहू सुहानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। ये सब देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता और कहीं ना कहीं उसके मन में जलन की भावना पैदा हो जाती है। जब से ये सुहानी इस घर में आई है तब से इस घर में मेरी वैल्यू कम हो गई है। अच्छा भी है मुझे घर के काम नहीं करने पड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं माँ जी का प्यार भी बढ़ गया है। नेहा खुद से बात ही कर रही होती है, तभी वो देखती है कि सुहानी किचन में काम कर रही है। सुहानी को किचन में काम करता देखकर नेहा सुहानी के पास जाती है। सुहानी, अब जब तुम किचन की सफाई कर ही रही हो तो एक काम करना, किचन की सफाई के बाद जरा मेरे सर में तेल लगा देना, बहुत दर्द हो रहा है सर में। ठीक है दीदी। इतना बोलकर सुहानी अपने काम में फिर से लग जाती है और कुछ देर बाद वो नेहा के सर में तेल लगाने बैठ जाती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ नेहा की जलन सुहानी के प्रति बढ़ती ही जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ सुहानी प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुहानी को कमला एक हार देती है। ये देखकर नेहा बहुत चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए खुद से कहती है, माँ जी की बहुत सगी हो रही है ना ये, इसको तो मैं बताती हूँ। जब से आई है तब से इस घर में महारानी बनी हुई है। सुहानी, नील जी को खीर बहुत पसंद है, तो सोच रही थी कि क्यों ना आज तुम उनके लिए खीर बना दो। सुहानी को आए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, बस इसलिए उसको उसके पति के पसंद नापसंद के बारे में ज्यादा पता नहीं था। ठीक है दीदी, मैं नील जी के लिए खीर बना दूंगी। देखती हूँ कि तू इस घर में सबका दिल कैसे जीतती है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, घर की मालकिन भी मैं ही बनूंगी। सुहानी की बच्ची, तेरी सौतन बनेगी इस घर की मालकिन। नेहा की बात से सुहानी किचन में जाती है और शाम के लिए खीर बना देती है। अब शाम को नील जब घर आता है तो सुहानी नील को खीर परोसती है और खीर देखकर नील कहता है, सुहानी, क्या तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि मुझे खीर नहीं पसंद है? मुझे खीर से एलर्जी है। माफ कर दीजिए नील जी, पर मुझे नहीं पता था कि आपको खीर से एलर्जी है। वो दरअसल दीदी ने मुझे खीर बनाने को कहा तो मैंने बना दिया। सुहानी के मुंह से ये बात जानने के बाद अब सभी को सच पता चल जाता है कि नेहा ने जलन की भावना में आकर उसे खीर बनाने को कहा। ये देखकर नील नाराज हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। तो वहीं कमला अपनी बड़ी बहू यानी नेहा के पास आती है और उससे कहती है, मैं जानती हूँ बहू, तुम सुहानी को जरा भी प्यार नहीं करती, पर एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी यही बोली थी, पर अब भी यही बोल रही हूँ कि इस घर की तुम बहू हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आज भी तुम ही मेरी प्यारी और लाडली बहू हो। दीदी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है और मैं यहाँ आपकी जगह नहीं लेने आई हूँ, मैं तो अपनी जगह बनाने आई हूँ। सुहानी की बातें सुनकर नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुहानी को दिल से अपनी छोटी बहन मान लेती है। बहुत ही जल्द सुहानी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और इस तरह से कमला का अधूरा परिवार पूरा हो जाता है। प्रतिका पिज्जा की बहुत बड़ी दीवानी थी, जिसके चलते वो अब तक पिज्जा के सारे फ्लेवर्स खा चुकी थी। प्रतिका के जन्मदिन पर उसके घर वाले घर को अच्छी तरह सजाते हैं, साथ ही उसके सभी दोस्तों को घर पर इनवाइट करते हैं। जब प्रतिका तैयार होकर आती है तो देखती है कि उसके लिए पिज्जा के डिजाइन वाला केक आया है, जिसे देखकर वो कहती है, ओ माय गॉड, पिज्जा केक! मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तेरी भाभी ने खास ऑर्डर देकर बनवाया है, पिज्जा की दीवानी। सच में थैंक यू भाभी। अब अपनी पिज्जा लवर ननन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ।
और हाँ, ये केक है, इसमें पिज्जा का चीज वाला टेस्ट नहीं, मीठा टेस्ट ही आएगा। फिर काहे का पिज्जा केक, इससे अच्छा तो पिज्जा ही मंगवा लेती। आप तो छुप ही रही है, मुझे क्या बोल रहे हैं, खुद ही ले आते। हैप्पी बर्थडे प्रतिका। वैसे मैं भी तेरे लिए पिज्जा वाले केक जैसा ही कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये ले। इतना कहकर मेघा अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट प्रतिका को पकड़ा देती है और प्रतिका उसे उसी वक्त खोल कर देखती है तो उसमें पिज्जा के स्लाइस के प्रिंट वाली एक बेडशीट होती है, जिसे देखकर प्रतिका कहती है, पिज्जा वाली बेडशीट, यार कितनी टेस्टी लग रही है। बताओ, अभी इसे बेडशीट भी टेस्टी लग रही है। अरे मिहिका, मानना पड़ेगा, क्या गिफ्ट लेकर आई हो, पिज्जा वाली बेडशीट। इसके साथ केचप प्रिंटेड वाली चादर भी ले आती। वैसे कहाँ से ढूंढ कर ले आई है? अरे भैया, वो भी मिलती तो ले ही आती। मैं तो इसके लिए ड्रेस लेने के लिए गई थी मार्केट, पर मुझे बेडशीट मिल गई तो बस मैंने ले ली। अभी पिज्जा के ढेर में ही तो सोएगी। बहुत हो गया पिज्जा पिज्जा, चलो केक भी काट लो अब। तभी मेघा केक कट करती है और सबसे पहले खुद ही खा लेती है, जिस पर सब हंसने लगते हैं। समय बीतता है। एक दिन वो अपने बेड पर बैठी टीवी देख रही होती है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है और वो अपना पेट पकड़ कर कहती है, बड़ी जबरदस्त भूख लग रही है, पर यार भाभी तो मार्केट गई है, क्या करूं, मैगी बनाकर खा लूं। इतनी मेहनत कौन करेगा, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हो। इतना कहकर वो अपने फोन से ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करती है। कुछ देर में पिज्जा उसके घर पर डिलीवर हो जाता है और वो आराम से अपने बेड पर बैठकर टीवी देखते हुए पिज्जा खाने लगती है। टीवी देखते हुए वो इतनी खो जाती है कि पिज्जा हाथ से छूटकर बेडशीट पर गिर जाता है, जिससे सफेद बेडशीट पर दाग पड़ जाता है। उसी वक्त उसकी भाभी अलका भी वहां आती है तो प्रतिका झट से पिज्जा के डब्बे को अपने पीछे छुपा लेती है। अलका की नजर पिज्जा के दाग लगी बेडशीट पर जाती है और वो गुस्से में कहती है, ये क्या किया तुमने? क्या किया? तुमने फिर बेड पर बैठकर खाना खाया प्रतिका, और खाया तो खाया, सफेद बेडशीट पर गिराकर उसे गंदा और कर दिया। ये मैंने नहीं किया भाभी, मुझे नहीं पता, मैं तो टीवी देखने में लगी हुई थी। अच्छा, तो ये पीछे क्या छुपा रही हो, दिखाओ तो सही। पीछे? किसके पीछे? मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर मैं खुद ही देख लेती हूँ। तभी वो उसके करीब जाती है और जबरदस्ती उसे बेड से साइड करती है तो पीछे पिज्जा के खाली डब्बे रखे होते हैं। तभी वहाँ अलका की सास गौरा भी आकर कहती है, अरे बहू, कब से आवाज लगा रही हो तुझे, यहाँ क्या कर रही है? आपकी पिज्जा लवर बेटी की करतूतें देख रही हूँ। देख रही है ये खाली डिब्बे, महारानी पिज्जा मंगवा कर ठूस रही थी और खाते खाते सारी बेडशीट का सत्यानाश कर दिया। अरे तो मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया, खाते खाते गिर गया तो इसमें भी मेरी गलती है। बेड की चादर को रगड़ कर धो, और क्या तेरी भाभी पागल नहीं है जो सारा काम करके अभी ये तेरी पिज्जा खाई हुई चादर भी साफ करे। हाँ तो आप लोग कोई मटमैले रंग की बेडशीट बिछा देते ना, इसे बिछाना जरूरी था जिसे बार बार धोना पड़े। अरे तुम बेड पर खाना क्यों नहीं छोड़ देती? एक तो पिज्जा खाना नहीं छूटता, ऊपर से खाते वक्त गिराने की बेकार आदत पकड़ी हुई है। तभी अलका बेडशीट को बेड से हटाकर उसके हाथ में पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। प्रतिका बेडशीट को पानी में धोने के लिए डालकर फोन चलाने लगती है। शाम को खाना खाने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तो वो अलमारी से मेघा की दी हुई गिफ्ट करी पिज्जा वाली बेडशीट निकालकर उसे ही बिछा कर सो जाती है। सुबह गुस्से में उसकी भाभी वो सफेद बेडशीट लिए वहाँ आती है और तभी वो देखती है कि प्रतिका पिज्जा वाली बेडशीट पर मुंह खोले पड़ी है। अच्छा, तो महारानी पिज्जा वाली बेडशीट पर नींद ले रही हैं, तभी तो इसे नहीं धोया। इतना कहकर वो हाथ में पकड़ी बेडशीट उसके मुंह पर फेंकती है और जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो कहती है, क्या है भाभी, ऐसे चादर फेंक कर कौन जगाता है? शुक्र करो बेडशीट धोकर सुखा कर फेंक रही हूँ तुम पर, वरना जैसे तुम इसे पानी में भिगोकर भूल गई थी ना, मन तो कर रहा था गिली हिला कर रख दूं। अलका यार, नाश्ता करवा दो, मुझे निकलना है। करवा दो का क्या मतलब है? अभी मैं क्या हाथों से नाश्ता खिलाऊं तुम्हें? चलो आ रही हूँ। जाओ भैया, भाभी तो हमेशा गैस पर चढ़े पानी जैसी उबली रहती हैं। और भाभी लेकर जाओ आप अपनी ये धोई हुई बेडशीट। आज के बाद से मेरे बेड पर बस ये पिज्जा वाली बेडशीट ही बिछी रहेगी।
हाँ हाँ ले जाती हूँ। इतना कहकर अलका बेडशीट उठाए अविनाश के साथ वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। प्रतिका अपनी पिज्जा बेडशीट पर बैठकर ही खाना खाया करती। एक दिन वो बहुत दिनों बाद पिज्जा ऑर्डर करती है और अपने बेड पर जाकर खाने के लिए पिज्जा की एक स्लाइस उठाती ही है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और वो पिज्जा को बेड पर रखकर फोन पर बातें करने के लिए हॉल में चली जाती है और पीछे से उसकी भाभी उसके कमरे की सफाई करने आती है। कुछ देर बाद जब प्रतिका लौटकर कमरे में आती है तो पिज्जा न देखकर अपनी भाभी पर चिल्लाकर कहती है, भाभी मैं फोन पर बात करने के गई, आप लोगों ने तो मेरा पिज्जा निगल लिया। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ, पिज्जा ठूसने नहीं। तो मेरा पिज्जा हवा में गायब हो गया। खाना था तो खा लेती, थोड़ा छोड़ तो देती। हे भगवान, बहरी बहरी हो क्या तुम? बोल रही हूँ मैंने नहीं खाया तुम्हारा पिज्जा, दिमाग में बात ही नहीं जा रही। तभी दोनों की आवाज सुनकर गौरा अपने कान खुजाती हुई वहाँ आती है और कहती है, तुम दोनों मुझे चैन से जीने दोगी कि नहीं? 2 पल की शांति नहीं है, क्यों मरने को हो रही हो? माँ देखो, मैं यहाँ पर पिज्जा रख के गई थी और भाभी ने सारा पिज्जा खा लिया और फिर कहती है कि उन्होंने नहीं खाया। अब आप ही बताओ, नहीं खाया तो क्या हवा में गायब हो गया? मुझे क्या पता, जहाँ रखा था वहाँ देखो ना। हाँ, कहाँ रखा था? अबे पिज्जा अलमारी में थोड़ी ना रखूंगी, बेड पे ही रखा था। तभी अलका उस पिज्जा वाली बेडशीट को झाड़ती है तो पिज्जा की सारी स्लाइस नीचे गिर पड़ती है, जिसे देखकर प्रतिका हैरान हो जाती है। तभी अलका कहती है, कमाल की बेडशीट है तुम्हारी। बताओ, प्रिंटेड पिज्जा में असली पिज्जा के स्लाइसेस नजर ही नहीं आ रहे। लो अभी खा लो अपने पिज्जा। बताओ, ये बेडशीट भी गंदी कर दी। इतना कहकर अलका वहाँ से गुस्से में चली जाती है। समय बीतता है और ज्यादा पिज्जा खाने से प्रतिका को लूज मोशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे बाहर का कुछ भी खाने को मना करते हैं, जिससे वो अपना पेट पकड़े अपनी पिज्जा वाली बेडशीट को घूर रही होती है। तभी उसकी भाभी प्लेट में खिचड़ी लिए वहाँ अविनाश के साथ आती है और कहती है, बस कर, क्या इस बेडशीट को घूरे जा रही है? देखने दीजिए, वैसे भी अभी खाने पर तो पाबंदी लग गई है, कम से कम देखकर खुद को तसल्ली ही दे लेगी। कुछ भी बोल रही हो प्रतिका, ये ले तू खिचड़ी खा, पेट को थोड़ी ठंडक मिलेगी। हाँ, अभी तो ये पानी वाली खिचड़ी खाकर ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि चाह कर भी पिज्जा जो ऑर्डर नहीं कर सकती। तुम क्यों उसके पिज्जे पर एक्स्ट्रा चीज, मेरा मतलब उसके जले पर नमक छिड़क रही हो? अरे सही तो कह रही हूँ, और वैसे भी खाने ना खाने से क्या फर्क पड़ता है? पिज्जा का एहसास दिलाने के लिए ये पिज्जा से भरी बेडशीट तो है ना। बस, मुझे नहीं चाहिए ये बेडशीट, हटाओ इसे अभी के अभी यहाँ से, और आज के बाद कभी इस बेडशीट को बेड पर नहीं बिछाना। इतना कहकर वो पिज्जा वाली बेडशीट को हटा ही देती है और फिर कभी उसे अपनी बेड पर नहीं बिछाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।